अरे फोटो। तो चलिए आज हम बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट में निवेश आपको कैसे करना है, किन तरीकों के जरिए। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंटरनेशनल फंड बेसिकली जो होते हैं उनके जरिए आप इंटरनेशनल बाजार में एक्सपोजर ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक का जो रूट है वो भी अपना सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आपको प्रोसीजरल जो पूरा प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ती है। हमारे साथ प्रबलीन बाजपेयी है, फिनफिक्स की फाउंडर। प्रबलीन, इंटरनेशनल मार्केट में निवेश, क्या आप एक नए निवेशक को एडवाइस करेंगी जो कि अभी फिलहाल जो म्यूचुअल फंड का बाजार है या फिर उसकी जो छोटी मोटी बारीकियां हैं वो समझ ही रहे हैं, क्या उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट में निवेश सही है अभी? स्वाति, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। सी अल्टीमेटली चाहे इंडियन इक्विटीज हो चाहे बाहर की हो, जो वोलेटिलिटी है दैट विल ऑलवेज बी देयर। जो एक इक्विटीज का बेसिक कैरेक्टर है वो तो चेंज नहीं होगा। बट इस टाइम पे अगर कोई पास्ट रिटर्न्स देख के न्यू इन्वेस्टर डाइव करना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो डेफिनेटली वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वही रिटर्न्स अगले साल भी मिलते रहेंगे। तो अगर कोई बहुत न्यू इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स को समझ ले, एक बेसिक एसआईपी से स्टार्ट करे। और अगर बहुत कीन है इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर लेने के लिए, तो एक 500,000 का एक्सपोजर लेके, जो बहुत छोटा उनका परसेंटेज हो, लेट्स से अबाउट 10% से ज्यादा एलोकेशन इस टाइम पे ना दे। वैसे हम 20% तक एक सीजन्ड इन्वेस्टर के लिए आराम से ग्लोबल मार्केट्स में जा सकते हैं, पर फॉर अ न्यू इन्वेस्टर आई वुड से 5 to 10% तक रिस्ट्रिक्टेड रखें अगर वो चाहते भी हैं, और एसआईपी रूट से ही ट्राई आउट करें। तो नए निवेशक के लिए एसआईपी रूट शुरुआत में अच्छा है। धीरे धीरे जैसे कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप अपना तरीका भी बदल सकते हैं। हाँ, जैसा प्रबलीन बता रही कि 10% तक का एक्सपोजर आप इंटरनेशनल मार्केट में रख सकते हैं, उससे ज्यादा अभी आप मत रखिए। यहाँ पर अगर हम कुछ फायदे और कुछ नुकसान तो नहीं बोलेंगे, थोड़े बहुत उलझन की अगर बात करें तो डायरेक्ट स्टॉक निवेश के कुछ पॉसिबल फायदे और कुछ पॉसिबल डाउन साइड्स आपकी नजर में क्या है निवेशकों के लिए, जो कि आप सोच रहे हैं कि हाँ, हम अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखते हैं तो हमारे लिए ये सही हो सकता है, या फिर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? राइट। स्वाति, सबसे पहली बात तो जब कोई बाहर पैसा लगाने का सोचा है, जैसे आपने पूछा फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, तो कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जो पहले तो कोई भी इन्वेस्टर, चाहे बेनिफिट्स है या नहीं है, उनको देखना है। एक चीज समझनी जरूरी है कि जब भी बाहर पैसा लगाएं, चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एक इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो है वो इक्विटीज में ही एंटर कर रहे हैं। सेकेंडली, एक बेसिक नॉलेज बेस का ध्यान रखना जरूरी है, स्पेशली अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं और आपके पास टाइम कितना है। तो एडवांटेजेस बहुत हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के, जैसे कि आपका जो इन्वेस्टिंग होराइजन है, जो कैनवस है, वो डेफिनेटली इट्स वाइडर, बिकॉज अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ज्यादा है, बिकॉज सपोज करिए कि मैं टेस्ला में ही एक्सपोजर लेना चाहती हूँ या ज्यादा एक्सपोजर, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मुझे हमेशा लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा। सो उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के अवेलेबल है। स्टॉक्स के अलावा ईटीएफ्स का भी दरवाजा उनके लिए खुल जाता है, जो अभी इंडियन इन्वेस्टर्स को सारे ईटीएफ्स वाया म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो इन द सेंस ऑफ चॉइस बहुत अच्छा है। ड्रॉबैक्स स्वाति यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि देयर आर कॉस्ट इन्वॉल्व, करेंसी कन्वर्जन है, रेमिटेंस है, आपका ब्रोकरेज होगा, डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस है। तो अगर कोई व्यक्ति छोटा ही एक्सपोजर लेने वाला है, उनके लिए शायद सारे एस्पेक्ट्स को मिला जुला के डायरेक्ट इन्वेस्टिंग उतना वायबल ऑप्शन ना बने। एंड कई बार हमें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट बाहर की कंपनीज को कितना पढ़ पाएंगे, कितना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर डायरेक्ट का रूट लेना चाहते हैं। तो कुछ पॉसिबल डाउन साइड्स हैं, लेकिन वो क्योंकि कागजी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं, कुछ फीस हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, आपके पास वो एक्सपर्टीज है, आपके पास वो नॉलेज है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वही अगर म्यूचुअल फंड रूट की बात करें तो पॉसिबल फायदे तो उसके बहुत है, पॉसिबल डाउन साइड्स भी उसके हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? जी स्वाति, म्यूचुअल फंड्स का आई थिंक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कन्वीनियंस।
बिकॉज हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एज एन इन्वेस्टर। जैसे आप नॉर्मल इंडियन म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं वैसे ही आप लगा रहे हैं। सो आई थिंक कन्वीनियंस बहुत बड़ी है। आपके पास ऑलरेडी एक फिल्टर्ड एक्सपोजर का चॉइस है। लाइक जो जिन इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो आपको चॉइस दे रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है बाहर की मार्केट्स के लिए। सो एक तरीके से देखिए तो एक फिल्टर्ड चॉइस मिल रही है आपको। कंप्लायंस इश्यूज हार्डली कुछ, इसके अलावा कोई भी लिमिटेशंस भी नहीं है अंडर एलआरएस, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड का रूट है बाहर पैसा लगाने का वो एलआरएस के अंडर नहीं आता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बेटर हो जाता है। और जो डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स का, आई थिंक वो मैं बोलूंगी कि चॉइस थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि अभी सारी थीम्स हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अवेलेबल नहीं है। बट आई थिंक स्वाति जैसे ट्रेंड्स बन रहे हैं, इन्वेस्टर्स का इतना इंटरेस्ट है बाकी मार्केट्स में, आई एम श्योर वो भी धीरे धीरे वहां पे भी चॉइस बढ़ने लगेगी इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली। यहाँ पर हम कुछ पॉसिबल डाउनसाइड्स या अपसाइड्स की जरूर बात करें, लेकिन अगर एक बार थोड़ा टैक्सेशन प्रक्रिया समझ लें, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हमें टैक्स के मोर्चे पर किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। तो जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसके लिए जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस हैं, अगर आप थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में निवेश, तो टैक्स किस प्रकार से लगता है प्रॉब्लम? तो अगर किसी इन्वेस्टर ने कोई प्रॉफिट्स गेन किए हैं, लेट्स से कि किसी ने नाइकी के शेयर्स लिए और बेचे और उनके कुछ कैपिटल है, जो आपकी एंटिटी है या ब्रोकरेज अकाउंट है, वो आपका कुछ भी पैसा वहां नहीं रखेगा। आप अपना पूरा पैसा वापस इंडिया में ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि स्वाति वो पैसा कितनी देर रखा गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अगर वो पैसा 2 साल से कम रखा गया तो फिर आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स देंगे। अगर वो पैसा 2 साल से ज्यादा टाइम के लिए रखा गया है तो आप इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% उस पर टैक्स देंगे। पर क्योंकि हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिविडेंड कई बार डिक्लेयर हो जाते हैं, तो जो भी डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं उस पे एक 25% टीडीएस बाहर की एंटिटी काटेगी। यानी कि जब आपको लेट्स से किसी का $50 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसमें से 25% जो है यानी कि $10 आपकी बाहर की एंटिटी रख लेगी और आप बाकी पैसा इंडिया में आ सकते हैं। बट जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी है उसके तहत आप उस पैसे को जो ऑलरेडी आपका टैक्स कट गया है उसके आप वापस टैक्स नहीं देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कितना टैक्स आपका ऑलरेडी कट गया है और उसके पूरे प्रोसेसेस है। ब्रोकरेज फर्म्स आपको उसका प्रूफ देती हैं जो आप अपने आईटीआर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का हो गया। एंड जहां तक म्यूचुअल फंड्स का है स्वाति, जो टैक्सेशन है, अगर हमने 3 साल से पहले पैसा लगाया निकाला तो वो हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स हो जाता है, और अगर 3 साल पैसा रखा है तो फिर इंडेक्सेशन के हिसाब से 20% पे टैक्स भरा जाता है उस पर। ओके, तो इंटरनेशनल मार्केट में निवेश, थोड़ा बहुत ग्लोबल फ्लेवर अगर आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ और ठीक ठाक रिटर्न के साथ, तो आप डेफिनेटली इंटरनेशनल होराइजन की तरफ देख सकते हैं। बस कुछ बातों का ख्याल रखना है, किस रूट को आपको चूज करना है, म्यूचुअल फंड का रूट या फिर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। ये प्रबलीन ने उसके अपने फायदे और उनके अपने जो पॉसिबल आपको बातें ध्यान में रखने की जरूरत है वो समझाई अच्छे से। बहुत शुक्रिया प्रबलीन, हमारे साथ आज आप शो में शामिल हुई मनी गुरु के। इसके साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।